ताकि व्यवस्था बनी रहे। चलते जाइए चलिए। में उपस्थित है, पूरे देश के कोने कोने से आई हुई हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी सीनियर साथीगण, सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सभी हमारी उपासकगण, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, हमारे चंद्रा जी, उनका स्वागत करेंगे। मैं हमारे पूर्व राष्ट्रीय संगठन और हमारे बोलिए साहब का स्वागत करेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष, और शुद्धोदन पटमणी साहब का जो हमारे संस्कार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे चक्रा जी स्वागत करेंगे। और हमारे पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी का स्वागत करेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष कमल निगम जी, मीडिया प्रभारी जी हमारे राजेंद्र सूर्या जी, हमारे संप्रिय कमलेश बौद्ध जो राष्ट्रीय संयोजक है, उनका स्वागत करेंगे। और पीएस बौद्ध जी के मार्गदर्शन में रहेगी, तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि ताली बजा के स्वागत करें, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो मैं आज के इस स्वागत समारोह को यही समाप्त करते हुए मैं हमारे संस्था गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए 3 दिवसीय 19वें राष्ट्रीय अधिवेशन की प्रथम बार अध्यक्षता कर रहे हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बीएस बौद्ध जी, दूसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय इंजीनियर डीपी भैया साहब, तीसरे हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर शेषराव धामरे साहब, का पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, संघप्रिय राष्ट्रीय सहायक आचार्य जी एलपी अमृत साहब, और हमारी उपासिकाएं बहनें, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना हुए 19 वर्ष हो रहे हैं। 19 वर्ष पता नहीं चला ये 19 वर्ष कब निकल गए। 19 वर्ष का पता नहीं चला। हमारा जो कार्यक्रम है, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। प्रथम दिन आज 12 अक्टूबर को आगामी कार्यक्रमों की योजना मेरे को आप लोगों के बीच में रखनी है। उसके बाद आरबीएम के पदाधिकारियों व सदस्यों के संबंध में चर्चा रहेगी। 1 बजे आपका भोजन होगा
2 बजे से 4 बजे तक संगठन विस्तार की रिपोर्ट हमारे कोऑर्डिनेटर्स और दूसरे जिम्मेदार साथी रखेंगे। 4 से 4:30 बजे तक ये हमारा ब्रेक रहेगा। 4:30 से 6:30 बजे तक आरबीएम का जो संविधान है उसके विषय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रबोधन रहेगा और उसके बाद 7:30 से 8:30 तक हमारा भोजन रहेगा। ये आज का प्रोग्राम है। दूसरा, कल का हमारा प्रोग्राम है, क्योंकि पहले दिन हमने बहुत कोशिश की है कि समय से शुरू कर लें। सभी साथियों को निवेदन किया था कि 11 अक्टूबर की शाम तक आपको आगरा में आ जाना है, लेकिन कुछ साथी आ गए थे, 50% साथी आ गए थे और 50% साथी लेट पहुंचे, इसलिए प्रोग्राम को शुरू करने में टाइम लगा है। लेकिन कल 13 अक्टूबर को जब दूसरा दिन होगा तो इसमें फिर आपको टाइम नहीं लगाना है। 8 बजे से 9 बजे तक नाश्ता रहेगा, 9 बजे से 11 बजे तक चाय लेंगे एक तरह से। दोपहर 1:30 से 2:30 तक फिर हमारा भोजन रहेगा और 2:30 से 4:30 तक सुझाव और समर्थन रहेगा। जो कार्यक्रम आपके बीच में रखे गए उस पर आपका सुझाव और समर्थन। 4:30 से 5 बजे तक आपका फिर आधे घंटे का ब्रेक रहेगा। 5 से 7 बजे तक आपका प्रश्न काल रहेगा। कल शाम को 5 बजे से 7 बजे तक आपको शंका समाधान, अर्थात आपके मन में क्या चल रहा है, आपको क्या ठीक नहीं लगता, क्या आपके दिमाग में कोई प्रश्न है। यदि नहीं भी है तो मेरा निवेदन है कि आप साथी एक प्रश्न जरूर ढूंढें, है ना, जरूर ढूंढें, क्योंकि प्रश्न से क्या होता है, प्रश्न एक साथी का होता है और आंसर पूरे हाउस को मिलता है, पूरे सदन को मिलता है। तो एक प्रश्न के माध्यम से नॉलेज सभी साथियों तक पहुंचती है, इसलिए प्रश्न पूछना जरूरी है। लेकिन प्रश्न विषय से संबंधित होने चाहिए, है ना। जैसे हम लोग बुद्धिज्म को भारत में लाना चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन की ओर हम मूवमेंट करना चाहते हैं, तो इसी साहब कहते हैं आप ही ने तो खाता प्रश्न जरूर पूछना, है ना। तो प्रश्न विषय से संबंधित हो, जिस विषय पर हम पूरे देश में काम कर रहे हैं वही विषय प्रश्न का होना चाहिए, है ना। दूसरा, प्रश्न पूछने के पीछे मनसा क्या, नियत क्या है। तो नियत, हम अपने बहुजन समाज के संत गुरुओं के आंदोलन को कैसे सफलतापूर्वक कामयाब कर सकते हैं, ये मनसा होनी चाहिए, है ना। किसी की आलोचना करने की मनसा प्रश्न के माध्यम से नहीं होनी चाहिए, समझ रहे ना। तो ये रहेगा और 7 बजे के बाद फिर हमारा भोजन रहेगा। बनाने की जरूरत क्यों हुई, ये बात मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कई बार, लेकिन बहुत सारे नए साथी भी जुड़े हैं और मैं चाहता हूँ एक बार और इसे रिपीट करूँ। मेरे जीवन से लगभग आप सब लोग परिचित हैं। 1980 में डाम शिफ्ट के माध्यम से मैं जुड़ गया था इस मूवमेंट में। 1982 में मेरी पहली मुलाकात बाबूजी दयाराम जी ने कांशीराम साहब से कराई दिल्ली में। 30-40 लोगों का कैडर था और लगभग कांशीराम साहब उसमें 4 घंटे उन्होंने वो कैडर लिया था। बातें तो बहुत बताई थी उन्होंने, लेकिन उनकी जो बात मेरे दिल को लगी, जिससे मैं प्रभावित हुआ, बहुत छोटी उम्र में, उस वर्ष मेरी उम्र लगभग 22-23 वर्ष रही होगी, ठीक है ना। तो जो मेरे दिल को उनकी बात लगी, तो साहब ने कहा था कि जिस समाज का
कोई दल नहीं होता है। दल माने ताकत। उस समाज का कोई बल नहीं होता है। दल माने संगठन, बल माने ताकत। जिस समाज का कोई संगठन नहीं होता है, दल नहीं होता है, उसमें कोई बल नहीं होता, ताकत नहीं होती। और जिस समाज में ताकत नहीं होती, संगठन नहीं होता, उसकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, अन्याय, अत्याचार होते ही हैं। उसे कोई रोक नहीं सकता। महापुरुषों का नाम लिया उन्होंने और कहा मेरी कोशिश ये है कि हजारों जातियों में बटे हुए लोगों को मैं संगठन पैदा करना चाहता हूँ, संगठन खड़ा करना चाहता हूँ, जिससे ये मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हम लोग सदा सदा के लिए मुक्त हो सके, है ना। 4-5 घंटे का था शिविर, लेकिन ये 2-3 बातें मेरे दिमाग में लग गई। हमने तभी से पूरी ताकत के साथ ये काम करना शुरू कर दिया। खुशी की बात रही, वो काम करते करते बाबूजी हमारे बीच में बैठे, राजाराम आनंद जी आज भी हमारे बॉस हैं वो, और उस समय भी बॉस होते थे। हम से कोटे से थे ना, हम बीएसपी कोटे से थे, तो साहब कभी कई बार हमारे मंडल में इंचार्ज रहे तो बहुत डांटते थे। अभी भी मुझे कई लोग फोन करते हैं, देखो सर आप कितने प्यार से समझाते हो, और बाबूजी तो बहुत जोर से डांटते हैं। तो मैं कहता हूँ भैया मुझे तो 30 साल पहले डांटते थे, उनकी डांट खाकर ही मुझे ये मंजिल मिली है। तुम भी कुछ खाते रहो, जितनी डांट खाते रहोगे अपने से सीनियर की, उतना ही आप आगे प्रगति करते रहोगे। गलत बोल रहा हूं? सीनियर की डांट का मतलब नुकसान नहीं है, फायदा ही है। और पिता करेक्ट करता है, माँ क्या करती है? कनेक्ट, जोड़ती है ना। और पिता क्या करता है? करेक्ट करता है। करेक्ट माने गलती सुधारता है। तो पिता गलती सुधारता है, इसलिए बच्चे को पिता ज्यादा प्यारा नहीं लगता, माँ ज्यादा प्यारी लगती है। तो सब गलत बता रहा हूं? गलत बता रहा हूं मैं? मेरा इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई आपको करेक्ट करेगा, यानी आपको ठीक करेगा, आपको सही करेगा, तो कड़वा लगेगा, लेकिन उस कड़वे में फायदा है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जो बाप का करेक्शन मान लेता है, बाप ने जो करेक्ट किया उसको मान लेता है, तो कहता सब मैं अपने पिता को, जब वो बनता है IAS IPS बनता है या किसी बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचता है, तो कहता है ना मैं सबसे पहले अपने पिता को, अपने माँ को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। अगर उन्होंने मुझे करेक्ट नहीं किया होता तो शायद आज मैं कलेक्टर नहीं होता। होता है ना, रहता कि नहीं? ये संगठन का भी एक नुस्खा है। संगठन का कि चूंकि पूरे देश भर के लोग संगठन के लोग बैठे हैं, तो हमें संगठन पर ही चर्चा करनी है। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, बहुत तेजी से चलते रहे। बीएसपी में फुल टाइम काम करते रहे, 24 घंटे काम करते रहे, और सफलता की ऊंचाइयों तक गए। सफलता की ऊंचाइयां जैसे ये आगरा है, आगरा में 9 विधानसभाएं हैं, ठीक है ना। हम 9 में से 8 विधानसभा तक जिताने में कामयाब हुए। 8 MLA एक बार नहीं 2-2 बार बनाने में हम कामयाब आगरा से हुए, ठीक है ना। आप जहां बैठे हैं ये ग्रामीण लोकसभा है, यहां से राज बब्बर सांसद होते थे, फिल्मी नेता, इसी सीट से जहां आप लोग बैठे हैं। हम लोग राज बब्बर को चुनाव हराकर अपनी पार्टी बीएसपी की सीमा उपाध्याय को सांसद बनाने में भी कामयाब हुए। समझ रहे ना? अच्छा, कुछ साथी सोच रहे होंगे कि भाई ये
राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। ये राजनीति की बात इसलिए हो रही है कि इससे हमें कुछ प्रेरणा लेनी है। आज हम राजनीति में नहीं है। एक तरह से हम किसी दल का विरोध नहीं करते हैं, किसी भी दल का समर्थन नहीं करते हैं। हम विचारधारा का समर्थन करते हैं और विचारधारा का विरोध करते हैं। समझ रहे ना? जो मानवतावादी विचारधारा है, जो साहु फूले अम्बेडकर, बुद्ध, संत रविदास, संत कबीर की विचारधारा है, उसका हम समर्थन करते हैं। और जो पुष्यमित्र, सोम और मनु की विचारधारा है, उसका हम विरोध करते हैं। सीधी सीधी बात है ना? तो ये मैं कुछ बातें आपको इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब की किताबें हम पढ़ते थे तो जरूर उसमें एक लाइन पढ़ने के लिए मिलती थी कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वो समाज राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता, है ना? ये हम पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन ये बात हम मान्यवर काशीराम साहब से सुनते थे। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब से ये सुना होगा, राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर सुना होगा, राजनीतिक सभा में सुना होगा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, वो समाज लंबे समय तक राजनीति में टिक नहीं सकता, है ना? राइट ना? अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूं तो कल आपका प्रश्न काल का टाइम है, आप नोट करके उस समय पूछ सकते हैं, ठीक? धीरे धीरे चलते रहे, एमएलसी थे हम, 2005 आया, 2003 में मान्यवर काशीराम साहब को ब्रेन अटैक आ गया। ब्रेन अटैक आ गया, पूरी पार्टी का कमांड आदरणीय बहन जी के पास आ गया। और हम उस समय आगरा मंडल के, जिसमें 8 जिले थे, अब तो 2 मंडल हो गए, पहले एक ही मंडल था, उसके चीफ कोऑर्डिनेटर थे। चीफ कोऑर्डिनेटर का मतलब मिनी मायावती थे हम। हमारे और बहन जी के बीच में कोई तीसरी ताकत नहीं होती थी, ठीक है ना? और बहन जी बहुत ज्यादा मेरे ऊपर प्राउड करती थी, प्राउड मतलब बहुत विश्वास करती थी। लेकिन 2005 आ गया, बहन जी ने हमको 2-1.5 घंटे 2.5 घंटे बिठाया, कुछ बातें उन्होंने नोट कराई। जो बातें नोट कराई, मैं उन बातों की ओर आपको नहीं ले जाना चाहता, लेकिन वो बातें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी, है ना? बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी, तो आप समझिए कि मैं अपनी गाड़ी में आके 1 घंटे रोया। मेरे शैडो ने पूछा, शैडो था चूंकि मैं एमएलसी था, विधायक था, सर बहन जी क्या बोल दिया, आज आप रो रहे हैं? मैंने कहा नहीं, अब हमको राजनीति से अलग हटकर कुछ करना है, राजनीति में नहीं है कुछ, क्या करना है? धर्म का काम करना। बाबा साहब करना चाहते थे, नहीं कर पाए। घनश्याम साहब हमको कहते थे कि ये मेरी जिंदगी का मकसद है, अशोक सम्राट का भारत देखना, मैं ये काम करूँगा। तो मन बदलता गया, मन बदलता गया, मन बदलता गया, और बदलते बदलते हमने जितने संगठन काम करते हैं भारत में, लगभग सभी से मैंने संपर्क किया, और उससे पहले मैं उन संगठनों को यथासंभव मदद करता था और उनकी समीक्षा भी करता रहता था। समीक्षा माने ये किस दशा में चल रहे हैं। तो प्राय सभी संगठनों में आपसी झगड़े बहुत थे, आपसी विवाद बहुत थे, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन असली है, कौन नकली है, किसी का हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, किसी का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो एक बात दिमाग में आई, मानवर काशीराम साहब ने एक बात कहा था
कि मैंने अपने जीवन के 13 वर्ष बर्बाद कर दिए। 13 वर्ष टाइम में बर्बाद कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं को इकट्ठा करने में मैं 13 वर्ष तक नेताओं के पीछे भागता रहा, लेकिन मैं उन्हें इकट्ठा नहीं कर पाया। अगर मैंने ये 13 वर्ष समाज के युवाओं में लगाए होते तो शायद कुछ अच्छा रिजल्ट हो पाता। ये साहब ने दुख व्यक्त किया, पुराने बाबूजी बैठे जगदीश प्रसाद जी किया था ना, ये साहब ने किया और लोग रहे होंगे। बोले 13 वर्ष बाद में महाराष्ट्र से अपना झंगा झोला लेके भागा। ये साहब के शब्द मेरे नहीं है, बड़ों साहब नाराज मत हो जाना। मैं अपना थैला लेके भागा। काशीराम ये अंबेडकर को घोल के पी गए, तू किस खेत की मूली है। ये साहब के शब्द मेरे नहीं है। उस समय बहुजन संघ ठक में भी छपे थे ये शब्द, और उनके साथ रहने वालों ने ये सुने होंगे, है ना। तो दिमाग में आया कि हमें बुद्धिज्म पे काम करना है और सिस्टम से काम करना है और 365 दिन काम करना है। तो हम ये जो दूसरे संगठन हैं जिनमें आपस में खुद तालमेल नहीं है, अगर हम वहां जाएंगे तो सबसे पहले हमारे 2-1 होंगे। मैं सोचता था, 2 साल सोचा, 2000 से 2007 तक 2 वर्ष तक मैं यही गुणा भाग करता रहता था रातों दिन। मेरे पे दूसरा कोई काम नहीं था, गुणा भाग करना, ठीक है ना। पार्टी का काम कर रहा था और गुणा भाग कर रहा था। मन बन गया था बुद्धिज्म के लिए काम करना है ना। राजनीति एक ऐसी भूख है कि लोग खत्म हो जाते हैं लेकिन भूख खत्म नहीं होती, है ना। तो इसको मारना पड़ेगा। ये भूख खत्म होने वाली नहीं है, इससे मुक्त होना पड़ेगा। ये मन बन गया। तो लगा कि बहुत सारे हीरे माननीय काशीराम साहब ने तराश के तैयार किए देश भर में, और किसी कारणवश आज वो मूवमेंट की मुख्य धारा से अलग है। कारण में नहीं जाना चाहता, है ना। चूंकि काशीराम साहब कहते थे, वही मेरे गुरु हैं, वो कहते थे कि उलझे हुए लोग कभी सफल आंदोलन नहीं चला सकते। उलझे हुए लोग, लड़ाकू झगाड़ू विवादित नस्ल के लोग कभी कामयाब आंदोलन नहीं चला सकते, है ना। तो इसलिए हम कारणों में नहीं जाना चाहते, ठीक है ना। तो उन सब से कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात होती रहती थी, कभी उपचुनाव में, कभी दिल्ली की रैली में, कभी लखनऊ की रैली में, एक दूसरे से परिचित थे। तो उन सबके नाम में डायरी में नोट करता रहता था। तो मुझे लगा कि किसी दूसरे संगठन में हम जाएंगे तो हमारी 2 कमजोरियां होंगी। पहली कमजोरी तो होगी, हम जूनियर होंगे, वो बहुत सीनियर होंगे, है ना। तो इस जूनियर को और सीनियर को फेस करने में ही बहुत समय निकल जाएगा, ठीक है ना। तीसरा, हमारे ऊपर स्टैंप लगी है कि हम नेता हैं। क्योंकि मैं उस समय संगठन के कई साथियों को कुछ सलाह देता था, तो वो मुझे यही कहते थे कि अरे भारती जी, अपनी नेतागिरी अपने पास रखो, कोई धर्म आप हमसे ज्यादा थोड़ी जानते हो। तो मैंने कहा ये भी प्रॉब्लम जाएगी, है ना। मैं बड़े दिल की ओपन बात बता रहा हूँ आपको। तो ये सोचा कि भाई इन झगड़ों में ना पड़ के हम उन लोगों को इकट्ठा करें जो हीरे कांशीराम साहब ने तराश के तैयार किए हैं। और क्यों लफड़े में पड़े, क्यों झगड़े में पड़े, कौन सी असली कौन सी नकली। मुझे बहुत लोग कहते थे, भारतीय बहुत महासभा ज्वाइन करनी चाहिए थी आपको।
तो मैं उनको पूछता था कौन सी वाली भारतीय बौद्ध महासभा? बोले बाबा साहब अम्बेडकर वाली। तो मेरी बाबा साहब तो एक बनाए थे, पर अभी मैं देखता हूं तो कम से कम 10-15 हैं, है ना? सबका रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है और सब अपने पर्चे पे लेटर हेड पे लिखते हैं संस्थापक बाबा साहब, है ना? किसी का हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, किसी का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। पक्की बात ना?